हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आपका प्यारा चैनल लेके फीस क्लासेस में। यहाँ पर आपको बीएससी के सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं और बने रहिएगा लाइन पर। हम थोड़ा सा बता दें जानकारी के लिए कि भैया कोरोना वायरस है, सेकेंड राउंड है, कोरोना वायरस है, तो अपनी तरफ से सावधानी लेकर के चलें। बाकी दुनिया कोई हेल्प नहीं करती साहब, जब आप गिरते हैं ना सब नफरत ही करती है। तो थोड़ी सी अपनी तरफ से प्रिकॉशन लेके चलेंगे, है ना। और फिर पढ़ाई भी चलेगी भैया। कब एग्ज़ाम हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। और ये मत सोचो कि बिना लिए एग्ज़ाम पास कर देगा, नहीं होगा ऐसा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम ये कभी नहीं मना करेगा, वो लेके ही छोड़ेगा। भले ही थोड़ा लेट हो जाएगा लेकिन लेगा, ठीक है। तो उसकी तैयारी के लिए आज का लॉ है, आज का जो लेक्चर है वो चलेगा डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ। अब ये डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ क्या कहते हैं और इनका हम लोग एक प्रूफ भी देखने वाले हैं, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में मार्क्स में आता है, कितने मार्क्स का, 12 मार्क्स का आता है। या तो अगर सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट पूछा तो कम से कम 3 मार्क्स का आएगा, या तो इससे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब 1.5 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन आते हैं जो कि 15 मार्क्स के हो जाते हैं, ठीक है। तो डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ ये है आज का टॉपिक, डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ। डुलोंग और कौन सा लॉ है, पेटिट्स लॉ है, मानना पड़ेगा, है ना। डुलोंग और पेटिट लॉ, ये डुलोंग और पेटिट लॉ है किस चीज़ पर और किस मुद्दे पर ये बात करती है, सबसे पहले वो जानते हैं। ये बात करती है सॉलिड के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में, तो स्पेसिफिक हीट के बारे में। और स्पेसिफिक हीट होता क्या है आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, उससे पहले भी पढ़ा होगा, तो नहीं याद है हमको, लेकिन मैं अभी बता दूं स्पेसिफिक हीट होता आखिर क्या है। तो ऐसा हीट जैसे हमको कोई सॉलिड को क्या करना है, हीट करना है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस को हीट करके उसका 1 ग्राम जितना भी मास है, उसका 1 ग्राम मास को बस 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है। तो इसके लिए जितना भी हीट देना पड़े ना उसको बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। मतलब कोई भी सॉलिड का अगर हमको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने हैं और वो कितने मास का, 1 ग्राम मास के सॉलिड का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितने भी हीट का रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो डुलोंग और पेटिट्स लॉ, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, 2 तरह के होते हैं। एक होता है स्पेसिफिक हीट विथ कांस्टेंट वॉल्यूम और एक होता है स्पेसिफिक हीट विथ कांस्टेंट प्रेशर। तो हम सॉलिड के केस में बात करेंगे स्पेसिफिक हीट विथ कांस्टेंट वॉल्यूम का। और ये होता कितना है, ये होता है d/dt। टी मतलब टाइम नहीं, यहाँ टेम्परेचर है, ठीक है। और हम बोल रहे हैं कितना हीट दें, या तो कितना हीट दें जिससे कि क्या हो, ये 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो, पास कर जाए। तो हीट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो और ये हीट जो देते हैं वो कितने तरह का होता है, 2 तरह का, हम बताएंगे इसके बारे में। लेकिन ये कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट दे करके नीचे सफिक्स में क्या लगा देंगे, वॉल्यूम लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम पर हमने स्पेसिफिक हीट का इक्वेशन लिख लिया। अब हीट कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। देखो हम बताते हैं, मेरा ध्यान से सुनोगे। हीट 2 तरह के होते हैं, मतलब कैसे, तो जैसे हम किसी भी सॉलिड या तो किसी भी सब्सटेंस में हीट देंगे तो हीट पहला काम क्या करेगा, उसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, वाइब्रेशन की कैपेसिटी को बढ़ाएगा। और दूसरा क्या करेगा, दूसरा मतलब इतना होने के बाद अगला क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कि कंटेनर है, यहाँ पर तो कोई दूसरा नहीं है, ये है मेरे पास, ठीक है। ये कंटेनर है, इसको मैंने ढका हुआ है, नीचे से हीट दे रहा है, ये मेटल का है समझ लो, वैसे प्लास्टिक का गल जाएगा, पिघल जाएगा। तो मेटल का है मान लेते हैं, नीचे से क्या करना है, हीट दे रहे हैं, ये ढका हुआ है, ये वाटर लेवल यहाँ है। तो सबसे पहले क्या होगा, हर एक वाटर के मोलिकुल्स का वाइब्रेशन के स्पीड को एनर्जी दे करके बढ़ाएगा, मतलब इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। इसके बाद जब हर एक मॉलिक्यूल्स का इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा, अगर यहाँ ढक्कन रखेंगे उस ढक्कन को प्रेशर करके ऊपर करने लगेगा, इसका मतलब वो वर्क डन करने लगेगा, ठीक है। तो जो कुछ भी हीट देते हैं उसका 2 तरह से यूटिलाइज होता है। ये आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा है,
वीडियो देखिए भैया, मैंने 2 साल पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा चुका है, तो उसको ज़रा देख लोगे एक बार, है ना। तो वो हीट जो है सो कितने तरह में यूटिलाइज होंगे, 2 तरह में। कौन कौन से यूज में? एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, और दूसरा किस में? वर्क डन करने में, ठीक। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में चेंज करने में मतलब कितना? डी यू चेंज किया, प्लस वर्क डन हम मान लेते हैं कि डी डब्ल्यू है, ठीक है। और इसको जरा सॉल्व कर देते हैं, फिर यहाँ पर हम पुट करेंगे। समझ में आई मेरी बात? हाँ, ये डी क्यू के बदले हम लोग निकाल रहे हैं, है ना। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और हमने ये भी पता है कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया, होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ से अगर हम प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया है और हम फोर्स निकालें तो क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं एफ के जगह पे पी इंटू ए, और एक्स था तो एक्स रहेगा, फिर पी और ये इंटू एक्स, एरिया इंटू साइड को क्या बोलते हैं अपन? वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। जैसे एरिया है दिया हुआ मेरा, ये वाला एरिया दिया हुआ और ये साइड हमको पता है, तो एरिया इंटू साइड को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा। और अगर मैंने ये साइड डी एक्स लिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी भी हो जाएगा। डी भी मतलब क्या? वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ वर्क डन के बदले हमने क्या पुट कर देने हैं? ये डी यू जैसे तैसे रहेगा, प्लस वर्क डन के बदले मैंने पुट कर देने हैं पी इंटू डी भी। बात समझ में आई सबको? तो वही डी क्यू के जगह पे मैं इतना भारी चीज़ पुट करने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका नोट्स मैंने बना रखा है, मेरे पास है, और मैं अपनी भाषा में लिखा है, दिक्कत नहीं होगा समझने में। नोट्स को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप पूरी की पूरी तरह से देख सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल वही बता रहा हूँ जो मैंने नोट्स में बताया, ठीक है। तो क्या हुआ? यहाँ पर पुट करना वर्क डन का वैल्यू हमको यहाँ पे, हीट का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। तो देखो भैया, सी बी इज इक्वल्स टू डी क्यू के जगह पे हम पुट करेंगे ये वाला वैल्यू डी यू प्लस पी डी वी, डी यू प्लस पी डी वी बाय डी टी, ठीक है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कांस्टेंट वॉल्यूम कर दी। अच्छा एक बात बताओ, जब कुछ भी चीज़ कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर हमने बार बार करके चला है कि वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? 0। इसका मतलब कांस्टेंट का यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएशन होगा डी भी, वो कितना होगा? 0। इसका थोड़ा एक्चुअल मतलब समझ लेते हैं। एक्चुअल मतलब ये है कि जब भी किसी भी सॉलिड को हम हीट दें तो उसका वॉल्यूम में जो चेंज होता है वो नेगलेक्ट करने के लायक होता है, ठीक है। जैसे हम हीट कर रहे हैं, जैसे मान लो एक कप है मेरे पास, इस कप को अगर मैं हीट करता हूँ, इसका वॉल्यूम में चेंज होगा? नहीं होगा। अरे भैया, अगर वॉल्यूम में चेंज होता तो जिस कुकर पे आप खाना बनाते हो कुकर बड़ा हो जाता है कि नहीं? उतना ज़्यादा हीट करने के बाद भी। इसीलिए हीट क्या होता है? एकदम नेग्लिजिबल होता है, इतना बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज होता ही नहीं। इसके लिए हम यहाँ पर डी वी इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। और समझाने के लिए मैथमेटिकल टर्म ये है कि अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचता क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विद कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू बचेगा। ये वाला टर्म 0 जैसे ही होगा तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, बचेगा डी यू बाय डी, और डी यू बाय डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और यहाँ पर क्या है? डी यू बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। और ये है किस चीज़ का? ये यू क्या है? इंटरनल एनर्जी है। बात समझ में आएगी? चलिए ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन था जिसकी यूज हमको बाद में पड़ेगी। तो अब हम थोड़ा सा बता देते हैं और, ठीक है, कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो किस पर डिपेंड किया? हीट के ऊपर, ठीक है, इंटरनल एनर्जी के ऊपर। तो ज़रा सा और मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम हीट देते हैं तो इसका 2 तरह में यूटिलाइज होता है थर्मोडायनामिक्स की यूज से। तो अब क्या हो रहा है? इंटरनल एनर्जी मिल रहा है उसको। इंटरनल एनर्जी मतलब प्रत्येक मॉलिक्यूल्स को, प्रत्येक एटम को अपनी एनर्जी मिल रहा है, और वो अरेंज है एक लेटिस में, एक डायग्राम में अरेंज है, ठीक है। लेटिस क्या बोलते हैं, इसमें मैंने पहले बताया, बेसिस में अरेंज है, ठीक है। तो जब कभी भी हीट देते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि वो हीट जो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट है, वो क्या करती है? एनर्जी जितनी भी है, ठीक है, उसको क्या करती है? सबसे पहले उस लेटिस को वाइब्रेट करवाने का काम करती है, और साथ में
अगर वो सॉलिड है, सॉलिड में मेटल है या तो सेमीकंडक्टर है, तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाने तक का काम करती है। जिस तरह का हीट मिला उतने तरह का एक्साइटेड स्टेट में जाएगी। ठीक, मतलब जो स्पेसिफिक हीट है वो दो तरह के यूज में हुए। पहला कि उसके लेटिस का जो वाइब्रेशन है उसको करने में, और दूसरा किस में यूज हुआ, दूसरा हुआ इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऐसा लिख दें कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है उसका दो तरह से यूज हो रहा है। एक तो हो रहा है लेटिस को वाइब्रेट करवाने में, प्लस एक हो रहा है इलेक्ट्रॉन को क्या करने में, एक्साइट करवाने में। ठीक है, लेटिस यहाँ लिखे हैं ये सब। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दो तरह से यूज होता है, ये बात समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से इसका हीट ये भी तो हो जाएगा, CV इज इक्वल्स टू, इस हिसाब से पुट करें तो d/dt, और U के जगह पे अब क्या होगा, U ऑफ लेटिस, मतलब जिस एनर्जी से ये क्या कर रहे हैं, लेटिस को वाइब्रेट करवा रहे हैं, प्लस d/dt, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एनर्जी किसका, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में पहुँचाने वाला। और एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो हर जगह कांस्टेंट वॉल्यूम लगा देंगे। ठीक है, इसको जरा सा लिखने के लिए नहीं बोलना, नंबर काटता है एग्जामिनर इस सब चीज़ में, थोड़ा छोटे छोटे चीज़ में नंबर काटने लगता है। ठीक है, और अगर आप छोटे छोटे चीज़ को लिखने के लिए सीख जाएंगे ना, तो किसी भी स्टैंडर्ड के बच्चों को आप बहुत आराम से पढ़ा सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा पढ़ाते इसमें। ठीक है, तो ज़िंदगी में कम से कम कुछ नहीं तो कुछ कमा लोगे, है ना। जैसे अभी कुछ बच्चे का क्या है कि ट्यूशन से पैसा कमा रहे हैं। एक बच्चे का हमको पता चला कि वो अपना स्कूल बना रहे हैं, बताइए, तो सेमेस्टर 5 में है और स्कूल बना रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसका डेवलपमेंट हुआ है दिमाग का, है ना। तो हमेशा अपने अंदर ये चीज़ सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब वगैरह वगैरह मिलेगा तभी, है ना। बैठे रहने से बेहतर है कुछ कमाया जाए, क्योंकि दुनिया इनकम पर चलती है ना। तो स्टार्ट करते हैं, अब आगे देखते हैं। रूम टेम्परेचर इतना कम होता है, देखो रूम टेम्परेचर इतना कम होता है, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, यहाँ से आगे बात कर रहे हैं, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो वहाँ का कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा पाएगा क्योंकि रूम टेम्परेचर इतना कम होता है कि इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल पाएगा और फिर वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा पाएगा। तो जब रूम टेम्परेचर की बात करें तो ये वाला वैल्यू अप्रॉक्स 0 हो जाएगा। इसके कारण स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो बचेगा वो मेरा कौन बचेगा, ये वाला बचेगा। ठीक है, तो एट रूम टेम्परेचर का अगर हम बात करें, अगर रूम टेम्परेचर का बात करें तो CV इक्वल टू हो जाएगा d/dt ऑफ U लेटिस। ठीक है, रूम, ये बात किया मैंने कहाँ का, रूम टेम्परेचर का। रूम टेम्परेचर में क्या होता है, टेम्परेचर इतना कम होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाना इम्पॉसिबल है, तो उसका एनर्जी बिल्कुल नगण्य लगता है, नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम लगता है। तो हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होगा वो अप्रॉक्स इक्वल होगा इसके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें बाद में यूज करूँगा। ठीक है, इसके लिए मैं बता दिया। अब मैं स्टेटमेंट बताने वाला हूँ डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ का। क्या, डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ का। ये स्टेटमेंट शुरुआत में बताना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अभी बता रहा हूँ डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ का। ठीक है, तो इसको जरा मिटा दें। डुलोंग और पेटिट्स लॉ दोनों दो साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने क्या किया, बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट के हेल्प से इन्होंने क्या किया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ठीक है, उसका एक ग्राफ बनाया टेम्परेचर के ऊपर में, जैसे ये रहा। ठीक है ना, इधर क्या, इधर टेम्परेचर वेरी कर रहा है, इधर क्या है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है इधर, है ना, है ना, ये टेम्परेचर वेरी कर रहा है। ठीक है, इधर टेम्परेचर जा रहा है, और इधर क्या है, इधर एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, क्योंकि डुलोंग और पेटिट लॉ ने बताया कि एक रूम टेम्परेचर पर जो है सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है सॉलिड का वो 3R के बराबर होती है। इसका स्टेटमेंट यही है। तो वही यहाँ पर उन्होंने क्या किया,
1R 2R 3R, 3R का ले लिया एक साइन, ठीक है, 3R, ठीक है। और इन दोनों के बीच में R क्या है, गैस कांस्टेंट है, ठीक है, और 3 एक नंबर है, तो ये कांस्टेंट होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो उसी का बात कर रहे हैं कि जब जीरो टेम्परेचर था, जीरो टेम्परेचर, ठीक है, मतलब कम टेम्परेचर अरे यार इतना क्यों गंदा आ रहा है, सांस रुकी जा रही है। जब हम जीरो टेम्परेचर की बात करें और जीरो से लेकर के रूम टेम्परेचर तक, यहाँ मान लीजिए क्या है, यहाँ पर रूम टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ क्या है, रूम टेम्परेचर है। तो जब तक रूम टेम्परेचर नहीं आ जाता है, ठीक है, तब तक जो हीट कैपेसिटी है, तब तक जो हीट कैपेसिटी वो एकदम डिक्रीजिंग वे में चलता है, देखिए जैसे इस तरह से, ठीक है। और रूम टेम्परेचर के आने के बाद, रूम टेम्परेचर के आने के बाद ये एकदम कांस्टेंट चलता है, कितना, 3R के बराबर चलता है, 3R के बराबर चलता है, ठीक है, 3R के बराबर चलता है, ठीक है। और जैसे ही थोड़ा सा हीट ज़्यादा हुआ, जैसे ही थोड़ा सा हीट क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, या तो इसके मेल्टिंग पॉइंट तक आया, कहाँ तक आया, इतना हीट आ गया कि वो सॉलिड क्या हुआ, अब मेल्ट होने लगे, तो अचानक से उसका हीट कैपेसिटी बढ़ जाता है, ठीक है। इधर एक्चुअल में क्या है, इधर है हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, ठीक है, इधर तो स्पेसिफिक 3R था, कब था, रूम टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट के बीच में। ये स्टेटमेंट है डुलोंग और पेटिट्स लॉ का। उन्होंने बताया कि जब रूम टेम्परेचर होता है किसी भी सॉलिड का, तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर बढ़ाते जाइए, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएगा 3R, 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 3R। बस जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट आने वाला है, उससे पहले और रूम टेम्परेचर के बाद, रूम टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट के पहले के टेम्परेचर में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होती है, जो कि 3R के बराबर होती है। अगर रूम टेम्परेचर से आगे बढ़ाया जाए, मेल्टिंग पॉइंट से आगे बढ़ा जाए टेम्परेचर, तब इसका स्पेसिफिक हीट कुछ और हो जाता है। इनका एक और गलती था इनके स्टेटमेंट का, वो ये था कि ये मतलब क्या, ये रूम टेम्परेचर से पहले जो है सो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है सॉलिड का, सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस का, वो कम है। इसको एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं कर पाया, और इनको जो प्रूफ करके बताया, उन्होंने बताया कि ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट है, वो अप्रोक्स इक्वल होता है कितना, 3R का। तो इसके लिए उन्होंने यूज किया क्लासिकल फिजिक्स को, और वही हम क्लासिकल फिजिक्स का यूज करके इसका प्रूफ बताएंगे, और वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तो ज़रा आसानी से समझिए, अगर 18 मिनट का हो गया है, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि जब ज़्यादा लंबा होता है वीडियो ना, बच्चे लोग देखना नहीं पसंद करते हैं। वैसे हम बना सकते हैं 1-1.5 घंटा का वीडियो, लेकिन वही है कि फिर हमको उसमें जो है सो अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत होता है, ठीक है। तो देखते हैं, डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो आप बचा है क्या, डेरिवेशन बचा है सिर्फ और सिर्फ डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ का, ठीक है। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, और ये पूरी लेक्चर आपके लिए प्रॉफिट रहा होगा, ठीक है। कोरोना काल से बचे रहिए, और मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़िए, आपको सारे सेमेस्टर की लेक्चर आपको दिया जाएगा, नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है, और किसी तरह की इंक्वायरी भी किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आइए और जुड़िए, ठीक है। तो मेरे वीडियोस को देखने के लिए, चैनल को लाइक करने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।